Hello students, welcome back to my channel. Hope you people are doing well. आज के इस वीडियो में हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे. Now this रॉलेट एक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इससे 1 मार्क्स के भी और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन के आते हैं. लाइक व्हाट वाज रॉलेट एक्ट या फिर व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ द रॉलेट एक्ट विच कैन दिस क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स. फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज महात्मा गांधीज रिएक्शन ऑन रॉलेट एक्ट या फिर हाउ द पीपल रिएक्टेड टू द रॉलेट एक्ट. तो आज की इस वीडियो में हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्ट का मतलब क्या होता है. नाउ अ एक्ट मीन्स अ रिटन लॉ विच इज़ लेड डाउन बाय द लेजिस्लेचर. मतलब किसी भी तरीके का लॉ है जो रिटन फॉर्म में है और हमारे किसी लॉ मेकिंग बॉडी ने उसे बनाया है तो उसे हम एक्ट कहेंगे. अब इंडिपेंडेंस के पहले जब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स का अपना उस समय लॉ मेकिंग बॉडीज़ हुआ करते थे. तो उन लॉ मेकिंग बॉडीज़ ने एक एक्ट लेकर आया, एक लॉ लेकर आया जिसका नाम उन्होंने रखा रॉलेट एक्ट. अब रॉलेट एक्ट क्यों रखा? रॉलेट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन. सर सिडनी रॉलेट जो थे, ही वॉज द पर्सन हु वॉज द हेड ऑफ द कमिटी विच कंस्टिट्यूटेड द रॉलेट एक्ट. मतलब इस एक्ट को बनाने के लिए जो कमिटी बनाई गई थी, एक एक्ट लाना था ब्रिटिशर्स को, और उस एक्ट को बनाने के लिए जो कमिटी थी उसे हेड किया था सर सिडनी रॉलेट ने. तो इसीलिए उस एक्ट का नाम, जब वो एक्ट बनकर आया तो उस एक्ट का नाम फेमस हो गया रॉलेट एक्ट के नाम से. एंड दिस एक्ट केम इन द ईयर 1919. So this act is famous as the Rowlatt Act of 1919. Now let us come to the paragraph. Emboldened with his success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. ना ये जो एक्ट था, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस एक्ट में ऐसा क्या था जिसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि वो सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे. तो इस एक्ट में बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी. व्हेन यू हैव दिस क्वेश्चन दैट व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ द रॉलेट एक्ट, या फिर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, तो 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं बेसिकली. पहला पॉइंट, दैट दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो उस टाइम ब्रिटिशर्स का जो लॉ मेकिंग बॉडी हुआ करता था उनमें से एक था द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. जैसे आज के डेट में फ्री इंडिया, इन फ्री इंडिया वी हैव द राज्यसभा एंड द लोकसभा. फिर स्टेट लेवल पे हमारे पास विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं, जो कि लॉ मेकिंग बॉडीज़ है हमारे. तो उस समय ब्रिटिश टाइम में बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे पास ये लॉ मेकिंग बॉडीज़, अपने खुद के लॉ मेकिंग बॉडीज़ नहीं थे. तो ब्रिटिशर्स का जो लॉ मेकिंग बॉडी था उनमें से एक था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे विचारे बहुत ही जल्दबाजी में इस एक्ट को पास कर दिया. और उस काउंसिल में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियन मेंबर्स थे, इवन दे वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. उनकी बात का, उनके ऑपोजिशन का को वैल्यू नहीं दिया गया. उनकी बातों को दरकिनार करके किसी भी तरह जल्दबाजी में, हड़बड़ी में रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया. तो पहला चीज़ है कि जो इंडियन मेंबर्स थे इस काउंसिल में, अब वो इवन दो काफ़ी वहाँ अपोजिशन हुआ, उस अपोजिशन को इन्होंने कंसिडर नहीं किया और फिर भी रॉलेट एक्ट को पास किया. पहला पॉइंट. सेकेंड, अब ये रॉलेट एक्ट में था क्या? इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. तो गवर्नमेंट के पास इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, इतने पावर्स आ गए कि वो अब हर तरीके के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सकते थे. कौन से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़? अब
उस समय क्या होता, उस समय क्या था, काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स थे, ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे थे. दे वर ऑर्गेनाइजिंग पीपल और दे वर मेकिंग कमिटीज़, या अपने तरीके से हर कोई कोशिश कर रहा था, हर पॉलिटिकल लीडर कोशिश कर रहा था कि वो देश को आज़ादी कैसे दिलाए, ब्रिटिशर्स को देश छोड़ने में कैसे मजबूर किया जाए. तो ब्रिटिशर्स को ये जो खतरा नज़र आ रहा था कि लोग जैसे अवेयर होंगे, लोग जिस जिस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, अगर पब्लिक जो इंडियंस है वो अगर इन्फ्लुएंस हो गए और सब में वो करेज आ गया कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो ब्रिटिशर्स को भारत में रूल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, इस लॉ के थ्रू, रॉलेट एक्ट के थ्रू लीगली कुछ ऐसे पावर्स अपने हाथ में ले लिए जिससे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को पूरी तरीके से रिप्रेस कर सकते थे, पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे, दबा सकते थे. और वो कैसे हो सकता था, ये थर्ड पॉइंट है आपका. नाउ द थर्ड पॉइंट सेज दैट इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिटेंशन. डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो अपनी जगह से ना मूव कर सके. तो अब लॉ के टर्म्स में इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी को जेल में डाल रहे हो. अगर आप जेल में किसी को डालते हो तो क्या होता है, हर तरीके का उसका मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है. दिस इज व्हाट इज डिटेंशन. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर डिटेंशन का मतलब आप अगर समझना है तो वो है मतलब प्रिजनर को जेल में डालना. और वो कौन से प्रिजनर होंगे, दे विल बी पॉलिटिकल प्रिजनर्स. नाउ यू कैन इमेजिन जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उस समय हुआ करते थे, दे वर नॉट क्रिमिनल्स. वो बस लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, या और लोगों को अवेयर कर रहे हैं अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ राइट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ लॉज, या फिर अब रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. तो उन सारे लोगों को ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे हैं कि उन्हें डिटेन किया जाए, उन्हें बंदी बना दिया जाए, और साथ में उनका कोई भी ट्रायल नहीं होगा फॉर द नेक्स्ट 2 years. ट्रायल का मतलब हुआ किसी भी तरह की सुनवाई. नाउ दिस इज़ आवर राइट कि व्हेन यू आर पुट इनटू अ जेल या फिर आपको अगर कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो सुनवाई का आपको मौका दिया जाता है, आप अपना पक्ष रख सकते. बट हियर यू कैन सी कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजिकली जानबूझ के क्या किया, ऐसा लॉ बनाया जिसमें आप अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर को प्रिजनर बनाते हैं तो नेक्स्ट 2 years के लिए उन पे कोई सुनवाई नहीं होगी. So you can imagine the kind of cunningness these Britishers had. Okay, and obviously जेल में डालना कोई मतलब until unless a person has done some crime, कोई मेजर क्राइम नहीं किया है तो आप उसे जेल में कैसे डाल सकते हो. लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के पॉलिटिशियंस तो अब कहीं अगर स्पीच दे रहे हैं, कहीं अगर कुछ कोई कमिटी या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो कोई दैट इज़ नॉट एनी फॉर्म ऑफ क्राइम. लेकिन इन सब एक्ट की वजह से क्या हो रहा, ये सारी जो चीज़ें ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे कर रहे थे उनकी वजह से क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अब उनका जो राज्य है वो खतरे में आ सकता है. तो उसे रोकने के लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट क्रिएट किया. ओके, so these are your 3 points regarding what were the conditions of the Rowlatt Act. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws which would start with a hartal on 6 April. Now अब आप समझ सकते हैं कि ये जो लॉ रॉलेट एक्ट था वो कितना पार्शियल था या फिर कितना अनजस्ट था. दिस इट डिड नॉट जस्ट हैव एनी लॉजिक. ओके, ये एक कोई जस्ट या फेयर फॉर्म ऑफ लॉ नहीं था. सो महात्मा गांधी व्हाट ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टार्ट विथ अ non-violent civil disobedience
movement. We already know that Mahatma Gandhi always supported non-violence. और इसके पहले 1919 के पहले उन्होंने ऑलरेडी कुछ जगहों पे सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया हुआ था और सक्सेसफुली उसे कंप्लीट भी किया. तो वो सत्याग्रह मूवमेंट में भी उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से अपनी बात को रखा. और अब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी वो किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे, वो नॉन वायलेंट तरीके से उठाएंगे. और उनका मेथड क्या होगा, दिस टाइम हिज मेथड विल बी सिविल डिसोबीडियंस. अब सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको हिंदी में अगर आपने सुना है तो इसका मतलब हुआ सविनय अवज्ञा. मतलब आप तरीके से अच्छे से आप सामने वाली की बात को की अवज्ञा कर रहे हैं, मतलब उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं शांतिपूर्वक. ओके, तो दिस इज व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस. यू विल स्टडी अबाउट सिविल मोर अबाउट सिविल डिसोबीडियंस इन द कमिंग टॉपिक्स. यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड civil disobedience means you are disobeying your authority, whoever the concerned authority is, but in a civilized manner, in a peaceful manner, without any violence. Okay, so Mahatma Gandhi decided that he will start his non-violent civil disobedience movement on 6th of April, and it will start with a hartal. Now hartal का मतलब तो समझ में आ ही रहा है. हड़ताल इन इंग्लिश यू कॉल इट एज अ स्ट्राइक, कि क्या हो सकता है स्ट्राइक में. बट हिज हड़ताल, हिज स्ट्राइक विल बी ऑलवेज नॉन वायलेंट. सो ही डिसाइड दैट ही विल बी स्टार्टिंग it on 6th of April, and the year is 1919. So students always remember the timeline, the dates and the year. Okay, Rowlatt Act किस साल हुआ, then following these events you will come across the Jallianwala Bagh incident. So जो dates हैं always remember, do not confuse with them. Now let us come to the next paragraph. Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. तो अब आप किस तरीके से disobey कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं अलग अलग फैक्ट्रीज में, दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया. रेलवे बेसिकली दोज वर्कर्स बिलोंग टू द रेलवे वर्कशॉप्स, क्योंकि जो रेलवे था उस समय ऑपरेट हो रहा था बाय द ब्रिटिशर्स. तो उन्होंने उस समय कंसर्न अथॉरिटी कौन थी, द ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स के का जो भी काम है, जो भी फैक्ट्रीज है उस पर अब हम काम नहीं, जो भी वर्कशॉप्स है उसमें अब हम काम नहीं करेंगे. दिस इज आवर वे ऑफ प्रोटेस्टिंग. ओके, एंड देन शॉप्स वर ऑल्सो क्लोज्ड. Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. Now, as Mahatma Gandhi called on this hartal, what the Britishers saw कि महात्मा गांधी के बुलाने से, महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस से क्या हुआ, काफ़ी मैसिव पब्लिक सपोर्ट मिला गांधी जी को. काफ़ी सारे लोग आए एंड दे पार्टिसिपेटेड इन दिस स्ट्राइक इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्रीज. एंड नाउ अगर ब्रिटिशर्स का रेलवेज डिसरप्ट हो जाए या फिर उनका एनी कोई दूसरा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाए, जैसे कि टेलीग्राफ हो गया, तो these are लाइफ लाइन्स ऑफ एनी अथॉरिटी और एनी कंट्री टू रन. तो उसे ही अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो काफ़ी कुछ क्योस मच जाएगा. ओके, तो उसके डर से ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि उन्हें किसी भी तरीके से रेलवेज को चलते रहना देना है और टेलीग्राफ को चलते रहने देना है. तो ये किस तरीके से इन्हें कंटिन्यू कर सकते थे, अगर वो किसी तरीके से जो नेशनलिस्ट हैं, जो भी अभी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर जो भी लोग सपोर्टर्स हैं इस हड़ताल के, उन्हें क्लैम्प डाउन किया जाए. नाउ क्लैम्प डाउन का मतलब हो गया रिस्ट्रिक्ट किया जाए, किसी तरीके से उन्हें कंट्रोल किया जाए, रिप्रेस किया जाए. ओके, सो नाउ अगेन दे आर कमिंग विथ सम रिप्रेसिव मेजर्स. ओके, तो अब क्या किया उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने
एज अ रिप्लाई बैक या फिर एज काउंटर करने के लिए क्या किया, दे स्टार्टेड पिकिंग अप लोकल लीडर्स फ्रॉम अमृतसर। तो कुछ जो मेजर लीडर्स थे, लोकल लीडर्स जो थे इन सम ऑफ द प्रोमिनेंट टाउन्स ऑफ इंडिया एट दैट टाइम लाइक अमृतसर, तो अमृतसर के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को उन्होंने पिक किया। मतलब यहाँ पिक करने का मतलब ऑब्वियसली दे आर पिकिंग देम अप एंड पुटिंग देम इन प्रिजन। सेकेंडली, महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से बिल्कुल मना कर दिया गया। ही वॉज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली बिकॉज दिल्ली एट दैट टाइम वॉज द कैपिटल। काफ़ी सारे दूसरे नेशनलिस्ट जो थे, इंडियन लीडर्स जो थे, दे वर इन दिल्ली। जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ भी थे वो भी दिल्ली में थे। तो दिल्ली के लोग कैपिटल इन्फ्लुएंस ना हो जाए महात्मा गांधी की वजह से, तो उसकी वजह से क्या किया ब्रिटिशर्स ने, महात्मा गांधी को दिल्ली आने से पूरी तरीके से रोक दिया। देन on 10th of April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway station. Then on 10th of April in Amritsar, जो पुलिस थी, जब दो ब्रिटिश पुलिस थी, they started firing upon a peaceful procession. वो प्रोसेशन पीसफुल था। नाउ दिस प्रोसेशन इज़ नॉट द जलियांवाला बाग प्रोसेशन। इसके कुछ दिनों के बाद होता है जलियांवाला प्रोसेशन, लेकिन एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ 10 तारीख को ही, 10 अप्रैल को ही, ओके, वेयर इन अमृतसर अ पीसफुल प्रोसेशन वॉज फायर्ड अपॉन। और उसके वजह से क्या हुआ, नाउ पीपल वर अ पैनिक, दे गॉट एंग्री। जो कॉमन पब्लिक है, जो इंडियंस थे, दे वर प्रोवोक्ड एंड in reply what they did, they started attacking banks, post offices and railway stations. तो although महात्मा गांधी was a supporter of non-violence, लेकिन जो पब्लिक थी वो अभी उतनी ट्रेंड नहीं थी, या फिर अभी वो उतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं थी वो किसी हर तरीके का वायलेंस या हर तरीके का अत्याचार सह ले। तो जैसे ही ये इवेंट हुआ ऑफ the Britishers firing upon a peaceful procession, तो जनता क्या हो गई, वो उत्तेजित हो गई, और उन्होंने अराजकता फैलाने के लिए क्या किया, ब्रिटिशर्स के जो गवर्नमेंट कुछ ऑफिसेस थे लाइक देयर बैंक्स, देयर पोस्ट ऑफिस एंड देन देयर रेलवे स्टेशंस, उस पर अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया। एंड देन मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। अब फिर इस अफरा तफरी को, ये जो वाइड स्प्रेड अटैक होने लगे थे ऑन वेरियस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उसे रोकने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे इम्पोज द मार्शल लॉ। नाउ व्हाट इज मार्शल लॉ? लाइक जब कभी कंट्री में कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल मच जाता है तो आर्मी का हेल्प लिया जाता है, ओके। एंड देन आर्मी क्या करती है, दे इम्पोज मार्शल लॉ वेयरइन 2 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो यही था मार्शल लॉ। और उस समय इस पूरे कंडीशन को कंट्रोल में करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? इट वाज जनरल डायर। नाउ यू विल बी स्टडिंग अबाउट जनरल डायर, द मार्शल लॉ एंड देन द इनफेमस जलियांवाला बाग इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा, क्या उसके कंडीशंस थे, फिर रॉलेट एक्ट को लोगों ने किस तरीके से लिया और उसके अगेंस्ट किस तरीके से आवाज़ उठाई, और फिर उसे सप्रेस करने के लिए, उस हड़ताल को, उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स ने क्या नेक्स्ट स्टेप्स लिए, and which led to the imposition of the martial law and General Dyer taking command. So that's all in this video, students. Thank you.